कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम जब देने जा रहे हो तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके जाना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आने वाले लेकर के अंतिम में देख लेंगे तो आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और एग्जाम देने वाले हो तो आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर कराने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पर आपको लिख लिख करके बताने वाला हूँ कि उस क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला, डायग्राम वगैरह सारी चीज़ों को। तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम में देख लेंगे तो आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेंगे। यहाँ पर पूरा पेपर मैं आपको हल कराने वाला हूँ A to Z। यहाँ पर जितना भी आपका इसमें क्वेश्चन होता है, हर एक टाइप के प्रश्न, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे आपके यहाँ पर हो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चाहे आपके हों लघु उत्तरीय प्रश्न, चाहे आपके हों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपको पूरा हल करवाए जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम जब देने जा रहे हो तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके जाना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आने वाले हैं, पूरा मैं इसमें आपको बताता हूँ। और साथ ही में इस वीडियो में आपको ये भी चीज पता चलेगी कि किस क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या तरीका अपनाना है, ताकि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर क्लास 12 की बायोलॉजी में मिले। ठीक है, तो यदि आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंतिम तक पूरा वीडियो देखिएगा। और साथ ही में यदि आपको क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने हैं तो मात्र 50 रुपीज में आप लोग प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। तो चलिए हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका पेपर होता है उसमें सबसे पहले आपको डिटेल वगैरह भरनी होती है। इस प्रकार से कॉपी नहीं होती, बोर्ड एग्जाम की कॉपी अलग होती है, लेकिन उसमें डिटेल जो भरनी होती है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, डेट डालनी होती है, साथ ही में रोल नंबर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने हिसाब से भरना है, सही सही, बिल्कुल सही सही। कोई दिक्कत होती है वहां पर एग्जामिनर, मतलब कि वहां पर जो कह सकते हो जो टीचर होते हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि कोई दिक्कत आपको लगती है तो पूछकर आराम से बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ भरना होता है। ये चीज आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर आपको मिलेगा क्या, पेपर। पेपर मिलने से पहले आपको कॉपी मिल जाती है। तो कॉपी मिलेगी तो कॉपी में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, लाइन खींचोगे। ठीक है, लाइन खींचोगे, एक लाइन इधर खींचोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो दोनों टाइप खींचो, खींचो वरना ना खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ भी खींच करके आप लोग काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समय के अनुसार आप लोग काम करिएगा। अगर आपके पास समय है तो दोनों लाइन खींचो, वरना कोई जरूरत नहीं है कि दोनों लाइन खींचो और आपका समय वेस्ट करो। तो ये चीज आपको समझना है। उसके अलावा यार आपके हर एक पेज पर, यानी कि हर एक पेज पर जहां पर भी आप लोग लिखोगे, हर एक पेज पर अपना रोल नंबर जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, इस पेज पर मान लीजिए आपने डाला तो इसके नेक्स्ट पेज पर छोड़ करके इस पेज पर जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। कॉपी मिलेगी तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि आपका जो समय होगा 3 घंटा 15 मिनट का होता है, जिसमें आपको 10-15 मिनट में लाइन वगैरह खींचोगे, पेपर वगैरह पढ़ोगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना क्या है, इस प्रकार से सारी चीजें दी गई हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि प्रश्न पत्र को आपको पढ़ना होता है, कि आप देख सकते हो। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि जितने भी प्रश्न हैं उनका कितने नंबर आपको मिलेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी होती हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना पेपर हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ये पहला क्वेश्चन आपका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल आता है। ठीक है, किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा, इस साल भी, और हर साल ये क्वेश्चन आपके रिपीट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको जवाब देना है, हड़बड़ी में आपको काम नहीं करना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, ह्यूगो ड्यूब्रीज, दूसरा ऑप्शन है कार्ल कारेंस, तीसरा ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल और चौथा ऑप्शन आपका एविन वान सारमेक। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो आपका होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी कि जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा ऑप्शन सही है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 है ना, तो सबसे पहले आप लोग पेपर में डालोगे, मतलब कि अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस प्रकार से डाल दिया। अब इसमें आपको जो का वाला है इसको हल कर रहे हो ना, पहले के का वाले को हल कर रहे हो, तो पहले का डालोगे। उसके बाद फिर इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो आपको तीसरा ऑप्शन डालना है, फिर नाम लिखना है ग्रेगर जॉन मेंडल और फिर इस पर सही टिक लगा देना। इस प्रकार से हो गया है।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है काजीरंगा उद्यान, तीसरा ऑप्शन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो सही जवाब है आपका है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपका तीसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आप लोग खा वाले पर लगा दोगे, तीसरा वाला ऑप्शन खा वाला प्रश्न है ना आपका, ये पहले वाले का खा वाला पॉइंट है ना, तो खा का तीसरा ऑप्शन लिख करके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान लिख करके सही टिक लगा दोगे। इस प्रकार से आपका ये हो गया। फिर आपको इसमें देखना है अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला प्रश्न आपका इसमें है प्रश्न संख्या ग, बास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन क्या है एमनियन, दूसरा ऑप्शन है अप्रा या फिर कोरियन, तीसरा ऑप्शन है आपका एलेप्टाइस और चौथा ऑप्शन आपका योग सैक। तो इसमें आपको देखना है और आपको बताना है कि बास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का काम कौन करता है। तो इसमें जो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका अपरा या फिर कोरियन होगा। और यहाँ पर एक ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है गा वाले ऑप्शन का, मतलब कि गा वाले प्रश्न का आपका सेकंड ऑप्शन सही है अपरा यानी कि कोरियन, इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा। लास्ट प्रश्न आपका इसमें होता है बहुविकल्पी में बीटी कपास है। तो बीटी प्रकार जो कपास है वो क्या है, एक क्लोनित पादप है या फिर एक पारजीनी पादप है या फिर एक संकर पादप है या फिर एक उत्परिवर्तित पादप है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो बीटी कपास होता है वो आपका एक पारजीनी पादप है। तो इसीलिए आप लोग सेकंड वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे घा वाले में, ठीक है। तो घा का सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा एक पारजीनी पादप, इस पर सही टिक लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर हिंदी में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी कि जब भी बहुविकल्पी प्रश्न आप करते हो तो उसमें अगर आपको कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो उसको आपको छोड़ देना है, स्टार्टिंग में छोड़ देना है और अंतिम टाइम में जाकर के अगर किसी बच्चे से नहीं पता चलता है या कहीं से आपको नहीं जानकारी हो पाती है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो फिर वहां पर आपको पता नहीं है बिल्कुल भी, तो आप क्या ट्रिक बनाओगे। ट्रिक मैंने बताया था आपको कि आप सेकेंड और थर्ड ऑप्शन पर ज्यादातर टिक लगाइएगा। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जो होता है ये इसकी संभावना ज्यादा होती है अक्सर कि यही सारे आपके सही निकलते हैं। अगर ट्रिक मतलब कि अगर आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का किस पे लगाओगे, या पे या तो सेकंड वाले ऑप्शन पे लगाओगे या फिर थर्ड वाले ऑप्शन पे लगाओगे। तो यहाँ पर जब प्रश्न देखोगे तो मैंने ये वाला जो पेपर है मैंने तो छापा नहीं, तो यहाँ पर देखोगे इसमें क्या है, पहले वाले में तीसरा सही है, दूसरे वाले में भी तीसरा सही है, तीसरे वाले में दूसरा और चौथे वाले में दूसरा। तो इस प्रकार से मैक्सिमम टाइम में दूसरे और तीसरे ऑप्शन पर आपको टिक लगाना अगर तुक्का लगाना है तो, वरना अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुक्का लगाना है तो आप दूसरे या तीसरे ऑप्शन पर तुक्का लगाइएगा, वहां पर संभावना ज्यादा है सही होने के, ठीक है। तो ये चीज आप समझ में आ गया होगा आपको। तो प्रश्नोत्तर संख्या पहला कंप्लीट हो चुका है, पूरा ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, सही तरीके से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जितने भी करा रहा हूँ ये आपके 2025 में 3 मार्च को ये सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आने वाले हैं, इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आपका ये है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड की ओर, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। आप तरीका ये तरीका चाहो फॉलो करो, चाहे दूसरा तरीका भी मैं आपको अगले पेज पर बढ़ाऊंगा तो उसे भी आप लोग फॉलो करते हो। लिखने का तरीका आप लोग जो आपको पसंद आए उस हिसाब से आप लोग लिख सकते हो। तो आपका इसमें प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड है तो आप यहाँ पर हेडिंग लगा दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। फिर आगे क्या है प्रश्न आपका, पहला क्वेश्चन आपका है दूसरे का पहला वाला, डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है। तो आप लोग उत्तर संख्या क्या डालोगे, उत्तर संख्या दूसरा, दूसरा का वाला क्या क्वेश्चन था कि डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है, तो आप क्या बताओगे, डीएनए का रासायनिक चाकू आपका होता है एंडोन्यूक्लियेज। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर लिखोगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को डीएनए का रासायनिक चाकू कहते हैं। अब ये 1 नंबर का प्रश्न है तो इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा क्या डायरेक्ट चीज पूछ गई है कि डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। इस प्रकार से लिख दोगे, पूरा आंसर कंप्लीट। तो जो उत्तर संख्या सेकंड का वाला है इसमें आपका एक कंप्लीट हो गया है, पहला वाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी है, जब आप अपने बोर्ड परीक्षा में करना तो वहां पर 2 लाइन छोड़ना, क्योंकि वहां पर आपको कॉपी मिलेगी, अगर आपका एक कॉपी भर जाएगी दूसरी मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं क्योंकि मुझे कॉपी बचानी है, क्योंकि मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन नहीं छोड़ी है, मतलब एक ही लाइन छोड़ी है। आप लोग 2 लाइन छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 लाइन छोड़ोगे तो ज्यादा साफ लगेगा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उत्तर संख्या दूसरे का आपका कंप्लीट हो गया है। दूसरे का खा वाला देखते हैं अब हम लोग,
दूसरे का जो खा वाला प्रश्न है वो आपका है अनिषेक जन की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो अनिषेक जन का आपको यहाँ पर उदाहरण बताना है और साथ ही में परिभाषा बतानी है, और आपका एक नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर संख्या दूसरा का खा डालोगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे। बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना आपका अनिषेक जनन कहलाता है। उदाहरण मैंने आपको दो बता दिए हैं, आलू या फिर धतूरा, दो आपके उदाहरण हो जाएंगे अनिषेक जनन के। क्या है आंसर इसका? बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना, ये आपका अनिषेक जनन कहलाता है। कंप्लीट हो गया है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका इसमें है डाउन सिंड्रोम क्या है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में और 3 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो डाउन सिंड्रोम में आप बताएंगे कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाए तो इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम या फिर एकाधिक सूत्रता कहते हैं। इसे हम लोग मंगोलीय जड़ता भी कहते हैं। इस प्रकार से इसके 3 नाम है, एक आपका नाम है डाउन सिंड्रोम, एक आपका एकाधिक सूत्रता और एक आपका मंगोलीय जड़ता। तो यहाँ पर क्या होता है इस रोग में? इस रोग में आप बताएंगे कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र जो आपका होता है वो 2 होना चाहिए ना, जब 2 के बजाय 3 हो जाता है तो उस स्थिति में डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं हम लोग। इसमें आपका जो घा वाला है वो आपका है इंटरफेरॉन तथा प्रियांश क्या है। तो इंटरफेरॉन तथा प्रियांश के बारे में बताना है। इंटरफेरॉन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। अब एक नंबर वाले प्रश्न है तो ज्यादा लिखने की इसमें आवश्यकता आपको है नहीं, तो इसमें आपको इतना लिखना है इंटरफेरॉन में सबसे पहले उत्तर संख्या दूसरा का घा डाल करके ये आपके प्रोटीन अणु हैं और इसका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। यानी कि जो प्रोटीन अणु होते हैं आपके इंटरफेरॉन और उनका जो संश्लेषण होता है, यानी कि ये निकलते किससे हैं? तो आप बताओगे विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से निकलते हैं। ठीक है, दूसरा इसी में था एक ही वाले प्रश्न में क्या था आपका? इसमें था आपका प्रियांश क्या। तो प्रियांश में आप बताएंगे ये संक्रामक प्रोटीन्स हैं और ये उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। प्रियांश क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिएगा। अगला आपका इसमें है मानव में पाए जाने वाले 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप बताएंगे उत्तर संख्या दूसरा का अंगा वाला आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा अग्रदाढ़ और दूसरा आपका हो जाएगा मानव में निमेशक पटल। ये क्या है आपके? कह सकते हो अवशेषी अंग है मानव के, तो इसे भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा के आपके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक 2 3 4 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों मैंने आपको आंसर बता दिए। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, और जैसा लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये आपका पहला तरीका हो गया है जहां पर हम लोग उत्तर संख्या इधर डाल रहे हैं। ठीक है, अब आप दूसरा तरीका अगर अपनाना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। ये हमको अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो मैं तरीके इसलिए आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग बेहतर तरीका करो ताकि आपको नंबर पूरे मिले। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा आ जाता है। अब इसमें मैंने क्या किया है, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर मुझे उत्तर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का पहला वाला क्या दिया गया? प्रभाविता एवं अप्रभाविता में विभेद कीजिए, यानी कि अंतर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? तीसरा का का वाला है, तो यहाँ पर क्या डालेंगे आप लोग? उत्तर संख्या तीसरा का का। यहाँ पर ना डाल करके यहाँ पर मैंने डाल दिया बीच में, ये और अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर क्या है? उत्तर संख्या तीसरा का का। यहाँ पर मुझे प्रभाविता एवं अप्रभाविता में अंतर बताना है। तो इसमें आप बताएंगे प्रभाविता में वह लक्षण जब युग्म विकल्पी कारकों, जिसे हम लोग जीन्स बोलते हैं, में से एक कारक जो अपने लक्षण के लिए दूसरे कारक के प्रभाव को प्रदर्शित होने से रोक देता है। यानी कि एक इसमें क्या होता है प्रभाविता में, यहाँ पर आपके 2 लक्षण होते हैं लेकिन एक जो कारक होता है वो अपने लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए दूसरे के लक्षण को रोक देता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रभाविता। ठीक है, सिंपल सी इसकी परिभाषा है। अप्रभाविता में आप बताएंगे वह लक्षण जब युग्म विकल्पी कारकों जीन्स में से एक कारक जो अपने लक्षण को प्रभावित करके कारक के रहते हुए प्रकट नहीं कर पाता, यानी कि जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया था कि एक अपने प्रभाव से दूसरे को रोक देता है, उसी प्रकार से जो आपका ये रुक जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग अप्रभाविता बोलते हैं। और जो आपका जो प्रभावी लक्षण होता है वो दिखाई देता है और जो अप्रभावी होता है वो रुक जाता है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो प्रभाविता अप्रभाविता में क्या अंतर है मैंने आपको समझा दिया है, नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था, इतना लिखोगे बहुत मतलब कि इनफ है ना, इतने इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका है क्या शुक्रेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज मिलते हैं? तो ये बिल्कुल इसका जवाब होगा नो, यानी कि शुक्रेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज नहीं मिलते हैं। सिंपल सी लाइन आप लोग लिख सकते हो इसमें कि शुक्रेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज नहीं मिलते हैं। ये कुछ जीवाणुओं में पाए जाते हैं और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज एक तरह के एंजाइम होते हैं। इन्हें आणविक कैंची या फिर चाकू भी कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होगा तीसरे वाले का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का गा वाला देखते हैं, यानी कि तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, वातावरण की वहन क्षमता का क्या अर्थ है। तो इसमें आप बताएंगे उत्तर में, सबसे पहले उत्तर संख्या तीसरा का गा डालोगे, फिर लिखोगे कि किसी वातावरण की वहन क्षमता का अर्थ है कि उस वातावरण में एक जैविक प्रजाति की कितनी अधिकतम आबादी रह सकती है। ठीक है, यह आबादी उस वातावरण में मौजूद संसाधनों पर निर्भर करती है। अगर कोई प्रजाति अपनी वाहन क्षमता से ज्यादा हो जाती है तो उसकी आबादी कम हो जाती है। वाहन क्षमता का मतलब क्या होता है ये समझो आप लोग। तो वाहन क्षमता का मतलब यही होता है कि जब किसी वातावरण की जो वाहन क्षमता होती है, उसका ये अर्थ होता है कि उस वातावरण में एक जैविक प्रजाति की कितनी अधिकतम आबादी रह सकती है। यानी कि वाहन क्षमता का मतलब यही होता है कि उस वातावरण में कितनी अधिक प्रजाति रह सकती है, ये आपका मतलब होता है वाहन क्षमता का। ठीक है, तो तीसरा का गा वाला ये आंसर था, इसे भी नोट कर लीजिए सभी लोग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा का घा वाला देखते हैं। यानी कि तीसरा का जो चौथा वाला क्वेश्चन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है। तो आप लोगों को पता होगा कि जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप लोग, लैंगिक जनन को जनन की सबसे अच्छी विधि माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विधि में नई पीढ़ी में अधिक विविधताएं आती हैं, इससे नई लक्षण बनते हैं और जैव विकास होता है। इतना आप लोग लिख दोगे, आपके लिए 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे यही पूछा गया था ना कि जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो मैंने आपको बता दिया लैंगिक जनन। और क्यों, तो वो भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि इससे अनेक विविधताएं आती हैं और इससे नए लक्षण बनते हैं और जैव विकास होता है, इसीलिए इसको हम लोग सबसे अच्छी विधि मानते हैं जनन की। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका इसमें जो तीसरा का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए भी आपका है, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से क्या है, पराग कोश का एक कह सकते हो अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये बनेगा। मैं आपको बना करके भी दिखा दूं यहाँ पर, रुकिए 1 मिनट। यहाँ पर आप बनाना चाहो इस प्रकार से बना सकते हो। कैसे बनाएगा ये, सिंपल सा होता है इस प्रकार से, बस इतना हो गया, इतना कर दिया, फिर इससे ऐसे कर देना है आपको, बस यहाँ पर हो जाएगा। ये 3 कर दो, यहाँ पे भी 3 कर दो, बस यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, यहाँ पे आप ऐसे कर दो, बस ये इसमें सारा चीज़ें नामांकित कर दो, सिंपल सा बन जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, जिसमें आप लोग बताएंगे कि ये आपका ये परागकोश, इस प्रकार से जो पॉइंट है ये आपके 4 पाली होती है, इसको हम लोग परागकोश बोलते हैं। ये जो कुछ बिंदी बिंदी देख पा रहे होंगे, ये आपका ये परागकण है। यहाँ आपका रंध्रक होता है, ये आपका अधिचर्म होता है, और ये जो गोल गोल है ये आपका संवाहक पूल होता है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, इसी प्रकार से आप लोग बनाइएगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4 की ओर। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 में क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 4 में आपसे दिया गया है कि प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग क्या बताएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है। तो आप लोग बताएंगे, सबसे पहले लिखोगे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 4, फिर लिखोगे उत्तर संख्या 4 का का। 4 का का क्या है, प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड के बारे में आपको टिप्पणी लिखना। तो आप इसमें बताएंगे कि ये जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, यानी कि जो प्लाज्मिड होता है ये आपका जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। इसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड प्राय जीवाणुओं में पाया जाता है। इसका प्रयोग डीएनए पुनर्योगज तकनीक में भी संवाहक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से प्लाज्मिड क्या है मैंने आपको समझा दिया है। प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का का वाला आपने समझ लिया है। अब प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का जो खा वाला पॉइंट है इसको समझते हैं। तो इसमें आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का जो आपका खा वाला है वो आपका बीटी फसलें। क्या क्वेश्चन है आपका इसमें कि बीटी फसलों पर टिप्पणी लिखिए। तो बीटी फसल क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप बताएंगे बीटी फसल हेडिंग लगाने के बाद कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो पादप होती हैं ये आपके जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। यानी कि ये खुद से ही ऐसा होती हैं कि ये खुद से ही पीड़कों से लड़ सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से होती हैं। इसको हम लोग बीटी फसलें कहते हैं। और बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस थ्यूरेंजेसिस जीवाणु से निर्मित होती है। इस प्रकार से वाला जो आंसर था कंप्लीट ये भी हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथा जो आपका इसमें क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का का और खा हो गया है। गा वाला क्या है, की स्टोन प्रजातियां क्या है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। और की स्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इस पे भी आपको पता होना चाहिए। तो गा वाला यही आपका है, आइए देख लेते हैं इसको भी। गा वाला क्या है, इसमें आप बताएंगे की स्टोन जातियां। तो इसमें आप बताएंगे वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैवभार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के अभिलक्षण को प्रभावित करती हैं, की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं।
ये प्रजातियां अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना एवं जैविक घटकों को प्रवर्तित करती हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कंगारू चूहों का निष्कासन कर दिया जाए तो रेगिस्तान हरे भरे चरगाहों में बदल सकते हैं। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो ये कीस्टोन प्रजातियां भी हो गई हैं। अब इसमें आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न संख्या 4 का घ वाला कि जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग बताइए। तो जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग निम्नवत हैं। पहला उपयोग बताएंगे इसमें आप लोग, मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणु द्वारा किया जाता है, यानी कि जो मानव इंसुलिन है इसका उत्पादन हम लोग किससे करते हैं, जीवाणु के द्वारा करते हैं। ये आपका जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय का पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग आपका इसमें है कि जीनी चिकित्सा द्वारा अनुवांशिक रोग दूर किए जा सकते हैं, यानी कि जीनी चिकित्सा के द्वारा हम लोग अनुवांशिक रोगों को भी दूर कर सकते हैं। तो आपका ये चौथा का घा वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 5वें की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं। फिर आपका इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 5वां क्या है, डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं, और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले आप क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5, फिर डालोगे उत्तर संख्या 5 का वाला, डीएनए अंगुली छापी या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप बताएंगे डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन किया जाता है और उससे फिर डीएनए खंडों की मैचिंग के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। ठीक है, इस तकनीक की खोज किसने करी थी, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। वो विकल्पी प्रश्न में बन सकता है कि इसकी तकनीक की खोज किसने करी थी, तो सभी लोग याद रखिएगा, एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करी थी। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे आपका इसमें है उपयोगिता। तो इसमें आप बताएंगे पैतृत्व निर्धारण करना में आप इसका उपयोग करते हैं। दूसरा आपका है व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करता है, मतलब कि उपयोग किया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे क्राइम स्टोरी, अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा। तीसरा आपका इसमें है बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। तो ये भी आपका एक प्रश्न जो था, प्रश्न संख्या 5 का जो का वाला प्रश्न था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए, मैंने आपको पूरा बता दिया है, कंप्लीट हो चुका है। अब 5 का जो खा वाला प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। आइए, 5 का जो खा वाला प्रश्न है वो आपका है एक डायग्राम। ठीक है, क्या डायग्राम है, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। एक आपको यहाँ पर बनाना है बीजांड, बीजांड की संरचना आपको बनानी है। कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पेपर ले लो, सिंपल सी इसका होता है, कोई दिक्कत इसमें आपको आएगी नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये होता है इस प्रकार से, छोटा सा मैं बना देता हूँ ताकि आप देख लीजिए। बस इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर 3 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं नीचे, एक बीच में 2। ठीक है, ये आपका बीजांड हो गया। कोई दिक्कत आई नहीं आई, ऐसे ही आपको बनाना है और फिर उसको नामांकित कर देना है, यानी कि उसके नाम वगैरह लिख देने हैं। पहले एक अंडा बनाओगे, उसके ऊपर एक गोला बना दोगे, फिर एक और, फिर एक और, इस प्रकार से घुमा करके इस प्रकार से कर दोगे। अब मैंने पेन से बना लिया है लेकिन आप लोग पेंसिल से बनाइए क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। आप लोगों की प्रैक्टिस अगर नहीं होगी और एग्जाम में आप लोग पेन से बनाने लगोगे तो गड़बड़ हो सकता है ना। तो आप लोग सबसे पहले वहाँ पर पेंसिल से ही बनाइएगा। ठीक है, पेंसिल से बनाने के बाद में आप लोग उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट होता है, इसको हम लोग निभाग बोलते हैं। ये आपका बीजांड द्वार होता है। यहाँ पर जो बीच वाली कोशिका होती है इसको हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं और अगल बगल कोशिका को सहायक कोशिका बोलते हैं। ऊपर की तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं और बीच की दोनों कोशिकाओं को हम लोग द्वितीयक कोशिका बोलते हैं। और ये आपका अध्यावरण होता है और ये आपका बीजांड वृंत होता है। तो ये आपका डायग्राम हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें आई नहीं आई होगी। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का जो गा वाला है वो आपका है रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो रुधिर वर्ग के बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप बताएंगे कि रुधिर वर्ग की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। रुधिर वर्ग के 4 प्रकार होते हैं। रुधिर वर्ग के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। आगे बताएंगे जैसे कि ए हो गया, ए बी हो गया, बी हो गया और ओ हो गया। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर के अनुसार इनका वर्गीकरण लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिका कला पर उपस्थित विशेष प्रोटीन एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। तो ये क्या है, रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी मैंने आपको दे दी है, नोट कर लीजिए सभी लोग। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 5 का गा हो गया है, घा की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं जो कि आपका है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है।
ठीक है, लिंग निर्धारण के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ये चीज आपको इसमें बतानी है। तो लिंग निर्धारण के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। ये आपका है, ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का घाव वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या बताओगे इसमें आप लोग उत्तर में, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे मानव में लिंग निर्धारण, फिर लिखोगे मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक आपका होता है दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र, एक आपका होता है लिंग गुणसूत्र, ठीक है। दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र में बताएंगे ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं एवं संख्या में 22 जोड़ी होते हैं। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी का मतलब कितना हो गया, 22 यानी कि 44 हो गया, और एक जोड़ी आपका क्या बचा, लिंग गुणसूत्र, जो कि आपका एक जोड़ी होता है यानी कि 2, 44 में 2 जोड़ोगे कितना होगा, 46। तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं ना, इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। लिंग गुणसूत्र बताओगे आप लोग कि ये लिंग निर्धारण करने वाले जीन है जो संख्या में एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके लिंग निर्धारण करने वाले जीन है। यहाँ पर लाइन आप लोग खींच, अरे ब्लैक पेन से खींचना था, ठीक है, यहाँ पर आप लोग लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ भूल गया था। तो यहाँ पर क्या है, आपको मैंने बताया कि जो दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं कायिक लक्षणों का विकास करते हैं, ये आपके संख्या में 22 जोड़ी होते हैं, यानी कि 44 होते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र होता है ये आपका मनुष्य में लिंग को निर्धारित करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ये चीज ये निर्धारित करेगा, और ये संख्या में आपके 2 होते हैं, यानी कि एक जोड़ी होता है। इस प्रकार से समझना है। अब हम लोग समझते हैं लिंग निर्धारण की XY विधि, यानी कि मनुष्य में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है उसके बारे में समझते हैं। मादा जो होती है, मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है आपका X और X होता है, 2 X होते हैं, और जो नर का लिंग गुणसूत्र होता है आपका X और Y होता है। इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। फिर आगे क्या बचा, आगे आपका इसमें बचा, इसको आपको युग्मक बनाना है। ये आपका युग्मक बनेगा तो यहाँ से 2 युग्मक बनेंगे, x और x का 2 युग्मक बन गया, ठीक है। यहाँ से 2 युग्मक बनेंगे, इसमें आपके 2 युग्मक बनेंगे, एक x का बनेगा और यहाँ पर एक y का बनेगा, क्योंकि इसमें x और y दोनों हैं, तो इसलिए x y का अलग अलग एक युग्मक बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग x को जब आप लोग x के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, x x यानी कि पुत्री बनेगी। फिर आप लोग इसी x को इस y के साथ मिलाओगे तो आपका x y यानी कि पुत्र बनेगा। फिर आप लोग इस वाले x को इस वाले x के साथ मिलाओगे तो आपका x x बनेगा, नहीं क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x x यानी कि पुत्री बनेगी। फिर आप लोग इस वाले x को इस y के साथ मिलाओगे तो यहाँ पर x y बनेगा, यानी कि पुत्र बनेगा। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण में आपके 2 पुत्र बनते हैं और 2 पुत्रियां बनती हैं। यहाँ पर जब x जो होगा, जब इसके नर के x के साथ मिलेगा मादा का x, यानी कि जो मादा का x है जब नर के x के साथ मिलेगा तो पुत्री बनेगी, और जब मादा का x नर के y के साथ मिलेगा तो पुत्र बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ लेना, इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। तो ये 5वां जो प्रश्न था, इसका जो लास्ट प्रश्न था घ वाला, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 6 की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 6 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपका डाउन सिंड्रोम के ऊपर है। डाउन सिंड्रोम का हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वो आपका 1 नंबर का था। अब यहाँ पर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे डाउन सिंड्रोम में सबसे पहले डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 6, फिर उत्तर संख्या 6 का, फिर लिखोगे डाउन सिंड्रोम। जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है तो उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम या फिर एकाधिक सूत्रता बोलते हैं, इसको हम लोग मंगोलियाई जड़ता भी बोलते हैं। यहाँ तक मैंने लिखा था 1 नंबर में। फिर आगे क्या लिखना है आपको, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में 6 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 21वीं जोड़ी में एक एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, तो 46 या 47 हो जाएंगे ना। तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं, इनकी 16 से 17 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है, इनकी गर्दन मोटी होती है, जिनको भी रोग होता है, जीभ मोटी होती है आदि। डाउन सिंड्रोम के ये लक्षण है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का जो का था ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग खा की ओर बढ़ जाते हैं। जो 6 का जो आपका खा वाला है वो आपका क्या है, जैव उर्वरक क्या है। तो जैव उर्वरक के बारे में आपको बताना है। इसमें आप बताएंगे जैव उर्वरक, हेडिंग लगाओगे, फिर उत्तर संख्या पहले 6 का खा डालोगे, फिर हेडिंग लगाओगे जैव उर्वरक, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं और जैव उर्वरक कहलाते हैं। इनके प्रमुख स्रोत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ कवक हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग भूमि की उर्वरता को नष्ट करने लगता है। यानी कि जब आप लोग खाद्य उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो किसके सहायता से, रासायनिक उर्वरक की सहायता से, तो फिर उस कंडीशन में आपकी जो कह सकते हो कि भूमि की जो उर्वरता है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए यानी कि भूमि बंजर होने लगती है। इसलिए जैव उर्वरकों का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा वाला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर संख्या 6 का गा वाला देखते हैं। तो 6 का गा वाला क्या क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे
तो इसमें आपका छा का जो गा वाला प्रश्न है वो आपका है चिकित्सीय सगर्भता समापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि एमटीपी पर टिप्पणी लिखी, ठीक है। तो एमटीपी के बारे में आई समझते हैं हम लोग। तो चिकित्सीय सगर्भता समापन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है। इसमें आप बताएंगे गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही दंपत्ति की इच्छा से गर्भ को खत्म करने की जो प्रक्रिया होगी उसको ये हम लोग चिकित्सीय सगर्भता समापन या फिर एमटीपी कहते हैं, या फिर प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। चिकित्सीय सगर्भता समापन को भारत सरकार ने विशेष परिस्थिति में ही वैध माना। वैसे अवैध है लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहां पर ये वैध माना गया है, जैसे कि बलात्कार जैसी स्थिति में अगर बच्चा होता है तो उसको वो गिरा सकते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन के द्वारा इसको गिरा सकते हैं। दूसरी स्थिति आपकी स्त्री की जब इच्छा हो तो सगर्भता आप लोग करा सकते हो। तीसरी स्थिति आपकी है कि अनचाहा गर्भधारण, यानी कि अनचाहा गर्भधारण की वजह से भी आप लोग करा सकते हो। और लास्ट स्थिति है कि जो आपका मार्केट में जो आपके उपकरण है जिसकी सहायता से आप लोग गर्भधारण को रोकते हो, अगर वो असफल हो जाते हैं तो उसकी स्थिति में भी वैध माना गया, उससे भी आप लोग करवा सकते हो। चिकित्सीय सगर्भता समापन का मतलब यही होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं, और जब उनको पता चलता है, ये कंडीशन बहुत बार होती है कि जब पता चलता है कि बच्ची है या लड़की है तो वो लोग क्या करते हैं, उसको निकलवा के मरवा देते हैं। तो उस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन बोलते हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा अवैध माना जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन है, जैसे कि बलात्कार हो जाए किसी का, तो उस कंडीशन में भी वो चीज़ मायने रखती है, यानी कि वो वैध मानी जाती है, यानी कि उसको करवा सकते हैं। और भी कंडीशन है, अनचाहा गर्भधारण भी है और स्त्री की इच्छा से सगर्भता भी है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो गा वाला कंप्लीट हो गया है। और छा का जो घा वाला आपका है प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा के ऊपर बताना है, और साथ में सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के ऊपर आपको अंतर बताना है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्रतिरक्षा के बारे में। तो आप बताएंगे प्रतिरक्षा में शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को हम लोग प्रतिरक्षा बोलते हैं, यानी कि शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने की जो चीज होती है उसको हम लोग प्रतिरक्षा बोलते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर है समझते हैं। इसमें आप बताएंगे सक्रिय प्रतिरक्षा में इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बताएंगे कि ये प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न होने में समय लगता है। वहीं पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रतिरक्षी जो होते हैं वो जल्दी से प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण बता देंगे, चेचक के प्रति प्रतिरक्षा जो आपका सक्रिय प्रतिरक्षा है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बताएंगे उदाहरण में टिटनेस के प्रति प्रतिरक्षा। समझ में आपको आ गया होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका था, 1 नंबर आपका इसमें मिलेगा, 1 नंबर इसमें, 1 नंबर इसमें, टोटल आपका 3 नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या जो आपका है वो 7वां है, और ये आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर आपके 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको करने हैं। 7वां है, इसके आपके 2 हैं। एक आपका है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए, दूसरा आपका अंडजनन क्या है, अंडजन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है। और उसी प्रकार से 8वां भी 2 क्वेश्चन है, इनमें भी कोई एक करना है। उसी प्रकार से 9वां भी आपके 2 क्वेश्चन, इसमें भी कोई एक करना है, एक एक करना है, ठीक है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 15 नंबर आपको मिलेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, 7वां 2 क्वेश्चन है ना, द्विबीजपत्री और एक का अंडजनन। तो इनमें से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर अंडजनन आपको बताने वाला हूँ, अंडजनन आपको इजी लगेगा, अंडजनन आप लोग करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। उसके लिए मैंने अलग से एक कॉपी बना मतलब कि पेज रखा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें समय लगता था, इसी वजह से मैंने इसको अलग से रख दिया है। तो यहाँ पर अंडजनन के बारे में सबसे पहले समझो, उसके बाद उसकी विधियों के बारे में समझेंगे। अंडजनन में क्या बताओगे आप लोग, अंडजनन में बताओगे अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंड मात्र कोशिका या गोनिया से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण अंडजनन कहलाता है। कि मादा युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को हम लोग अंडजनन बोलते हैं। इस स्त्री मतलब कि एक स्त्री के अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया तब ही प्रारंभ होती है जब वह स्त्री अपने माँ के गर्भ में होती है, तभी से अंडजनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी भ्रूणीय अंडाशय में कई अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं मेनली, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली अवस्था होती है गुणन प्रावस्था, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें आप बताएंगे इस अवस्था में अंडाशय की जननिक एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं आकार एवं आकृति में बड़ी हो जाती हैं, जिनमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है, और जिससे युगोनिया यानी कि अंडजननी कहते हैं। शिशु जन्म के समय पुटिकाओं की संख्या 20 से 20 लाख के बीच होती है, और इसमें से लगभग 400 से 450 प्राथमिक oocyte में ही विकसित हो पाती हैं। फिर दूसरी अवस्था आ जाती है आपकी वृद्धि प्रावस्था, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। इसमें आप बताएंगे यह प्रावस्था लंबी होती है, जो भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो जाती है और
जब तक परिपक्व अवस्था नहीं आती तब तक ये बनी रहती है। इस अवस्था में यूगोनिया की कोशिकाएं पोषक तत्वों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं, इनका केंद्र भी आकार में बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से तीसरा हो गया। मतलब कि ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका इसमें परिपक्व प्रावस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। इसमें आप बताएंगे वृद्धि प्रावस्था के बाद बनी कोशिका को प्राथमिक oocyte कहते हैं, जिनमें अर्धसूत्री फस्ट के फलस्वरूप एक छोटी तथा एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका को ध्रुवीय केंद्रक तथा बड़ी कोशिका को हम लोग द्वितीयक oocyte बोलते हैं। और फिर पुनः इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, यानी कि जब सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक बड़ी अंड कोशिका बनती है तथा 3 ध्रुवीय केंद्रक बनते हैं, जो कि प्राय नष्ट हो जाते हैं। अर्धसूत्री फस्ट अंडोत्सर्ग के समय होता है, और जबकि दूसरा जो होता है वो निषेचन के समय होता है। इस प्रकार से जो अंडजन की पूरी प्रक्रिया थी मैंने आपको संपूर्ण तरीके से समझा दी है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर यहाँ से पक्के हो गए 7वें वाले प्रश्न से। 8वां प्रश्न क्या है इसमें आपका, पीढ़ी एकांतरण से क्या समझते हो? नामांकित चित्रों की सहायता से आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। दूसरा इसमें है 8वें में ही आपका 8वां लगा करके मनुष्य के नरजन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मनुष्य के नरजन तंत्र का, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है, तो इसको ही मैं आपको करवाने वाला हूँ। मनुष्य में नरजन तंत्र के बारे में सचित्र वर्णन में पूरा बताने वाला हूँ आपको। तो इसमें क्या बताएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहता है, फिर आंसर में लिखेंगे आप लोग कि नर में विभिन्न अंग जैसे विषण, चाय नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक को बनाते हैं उनको हम लोग नर जनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका डायग्राम रहेगा। डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपका हो पाएगा, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छे तरीके से। ये आपका विषण होता है, इसके ऊपर अधिविषण होता है, और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग शुक्रवाग नलिका बोलते हैं। ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, और ये आपका मूत्र विसर्जन नलिका होती है। वृषण कोश आपका ये ऊपर का पार्ट होता है, इसमें आपका वृषण रहता है, और ये आपका सीसन होता है। ये आपका शुक्राशय होता है, और ये आपका मूत्राशय होता है। ये आपकी जो नलिका होती है इसको हम लोग रसकण नलिका बोलते हैं, और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग काउपर ग्रंथि बोलते हैं। इस प्रकार से डायग्राम होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आपका ये समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार, आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नर जन तंत्र के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आप बताएंगे कि नर जन तंत्र को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली भाग है आपका है मुख्य जनन अंग, दूसरा आपका है सहायक जनन अंग, और तीसरा आपका है सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य जनन अंग के बारे में कि मुख्य अंग कौन सा है। तो मुख्य अंग आपका वृषण होता है, जिसमें आप बताएंगे पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग वृषण कोष बोलते हैं। वृषण एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, या बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा रहता है, और वृषण के शुक्र नलिकाओं में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। ये आपका हो गया वृषण, ये आपका है मुख्य जनन अंग, इसका बहुत ही रोल होता है। दूसरा आपका होता है इसमें सहायक जनन अंग, इसमें आपका कई सारे अंग होते हैं। पहला इसमें आपका है अधिवृषण, इसमें आप बताएंगे शुक्र वाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण पतली व लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है, इसमें शुक्राणु के परिपक्वन का कार्य होता है। ये आपका हो गया, ठीक है। फिर आपका इसमें सहायक जनन अंग में आपका अगला अंग हो जाएगा शुक्रवाहक नलिका। इसमें आप बताएंगे अधिवृषण के पश्च भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उधर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनाती है। वहीं पर शुक्राशय में बताएंगे कि यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होती है तथा ये वीर्य का लगभग 60% भाग बनाते हैं। मूत्र मार्ग में आप बताओगे मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग से बाहर निकलते हैं। सभी क्या है आपके सहायक जनन अंग है, ठीक है। आगे आप बताएंगे सिसन, ये आपका मैथुन अंग है जो आपका मूत्र नलिका निस्सन के रास्ते ही बाहर खुलती है। तो आपके इतने हो गए मुख्य जनन अंग, सहायक अंग, और साथ ही में डायग्राम, और साथ ही में परिभाषा हो गई है। अब हम बात करते हैं सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। इसमें आपकी पहली ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें आप बताएंगे कि आपकी सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। दूसरी ग्रंथि आपकी होती है काउपर ग्रंथि। इसमें आप बताएंगे यह श्रवण या इसका श्रवण सेशन में स्नेह का कार्य करता है। यह एक जोड़ी मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं ओर स्थित होती है। इस प्रकार से जो आपका नरजन तंत्र है इसका पूरा नामांकित चित्र मैंने आपको समझा दिया है, और साथ ही में सारी चीजें बता भी दी हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग इसमें लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, प्रश्न संख्या 9, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के सही संरक्षण की क्या क्या नीतियां अपनाई जाती हैं। और दूसरा आपका है वाटसन के द्वारा उपस्थित डीएनए की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, जो भी आपको सबके दोनों याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कौन सा आएगा कोई पता नहीं है ना। तो दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों को तैयार कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसके बारे में, जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है। जैव विविधता में क्या बताएंगे आप लोग, इसमें बताएंगे हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले जैव विविधता, फिर लिखोगे आप लोग विविधता में कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र अथवा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अंत
क्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की जो विभिन्न जातियों का पाया जाना ही आपका जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रोजन ने किया था, ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। जैव विविधता का संरक्षण के लिए जो अपनाई गई नीतियां हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें आप लोग हेडिंग लगाओगे इस प्रकार से। फिर पहली नीति आपकी होती है स्वस्थानीय संरक्षण। इसमें आप बताएंगे कि स्वस्थानीय संरक्षण में विभिन्न प्रजातियों के जीवनों को प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्रों में संरक्षित किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा जैव मंडल रिजर्व बनाए गए हैं। ये सभी आपके क्या है, नीतियां हैं। दूसरा आपका पॉइंट है इसमें बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें आप बताएंगे संकटग्रस्त जीवों को उनके आवासों से अलग करके विशेष स्थानों पर संक्रमित करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। चिड़ियाघर, आखेट फार्म, सफारी पार्कों, जलशाला, वास्तविक उद्यान, बीज बैंक एवं जीन बैंक, ये क्या है आपके एक बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण के विभिन्न उपाय हैं जहां पर जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, तो 5 नंबर यहाँ से भी पक्के हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो आपका पूरा पेपर था, मैंने पूरा पेपर हल करा दिया है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था और आपकी बोर्ड परीक्षा में इसमें से मान के चलो आप लोग 60 से लेकर 70% क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट आने वाले हैं। आप लोग देख लीजिएगा, गारंटी के साथ मैं ये चीज बोल रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।